प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, क्लास नाइन्थ का अगला लेक्चर है मोशन का। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था गति, विराम की अवस्था, गति के प्रकार। आज हम लोग जानेंगे गति के प्रकार विस्तार से। कल हम पिछले वीडियो में केवल हमने 4 प्रकार आपको बताए थे। आज उन्हीं को एक एक करके आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रकार था स्थानांतरण गति। पहला जो हमारा प्रकार था वो था स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए, इसमें केवल आपको एक बात याद रखनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कण या वस्तु गति करती है तो गति करते समय उसकी दिशा में परिवर्तन ना हो, यानी कि नो चेंज डायरेक्शन, नो चेंज डायरेक्शन, ध्यान रखना है ये। ठीक, देखिए अब परिभाषा कैसे बनेगी। किसी कण या वस्तु की ऐसी गति जिसमें वह केवल अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो, दिशा में नहीं। ऐसी गति स्थानांतरण गति कहलाती है। देखिए, मैंने कहा कि किसी कण या वस्तु की ऐसी गति जिसमें वह केवल अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो, यानी कि उसकी समय के साथ उसकी केवल स्थिति में परिवर्तन हो, दिशा में नहीं। ऐसी गति क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशनल यानी कि स्थानांतरण गति कहलाएगी। ध्यान रहेगा। इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल रहेंगे। सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी। नंबर 2, पथ पर दौड़ता धावक। कहने का मतलब जो भी चीज सीधी रेखा में यानी कि लीनियर मोशन करे वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ट्रांसलेशनल यानी कि स्थानांतरण गति कहलाएंगी। ध्यान रहेगा। हाँ, नंबर 2 था हमारा घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। इसके नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, घूर्णन यानी कि घूमती हुई गति। किसी वस्तु का अपनी अक्ष के प्रति घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। लाइक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है और अपनी धुरी यानी अक्ष पर भी रोटेट करती है। पवन चक्कियों की पत्ती, वो देखिए घूमती भी है और अपनी अक्ष के प्रति मोशन भी करती है, यानी कि एक पॉइंट पे फिक्स हो और रोटेट करती है।
वो क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। मैं इसकी डेफिनेशन लिखे देता हूं। किसी कण या वस्तु की अपनी अक्ष के चारों ओर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। देखिए, किसी कण या वस्तु के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल रहेंगे इसके। उदाहरण, पृथ्वी की अपनी अक्ष के चारों ओर की गति। नंबर 1। नंबर 2, पवन चक्कियों की पंखुड़ियों की गति। ध्यान रहेगा। इसके बाद नंबर 3 था हमारा, नंबर 3 था दोलनशील गति। दोलनशील गति या दोलनी गति या काल्पनिक गति। मैंने दोलनशील या दोलनी गति की इंग्लिश आपको पिछले टाइम पर लिखवा दी थी। काल्पनिक गति की इंग्लिश और लिख लेंगे, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन। देखिए, दोलनशील गति होती क्या है? जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा घड़ी का, ये एक पॉइंट पर फिक्स होता है, वो ऐसे लगा होता है। ध्यान, वो थोड़ी देर के लिए जितना इधर जाएगा उतना ही इधर आएगा, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर आएगा, इधर 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 ऐसे चलता रहेगा। यानी कि जहां वो फिक्स है उसके इस तरफ भी गति उतना ही करेगा, उसके इस तरफ भी गति उतना ही करेगा। और इसकी बीच की स्थिति क्या है? ये है फिक्स पॉइंट पर। यानी कि किसी भी कण या वस्तु की ऐसी गति जिसमें वह अपनी माध्य यानी कि बीच की स्थिति के इधर भी गति करे और इधर भी गति करे, ऐसी गति क्या कहलाएगी? दोलनशील गति या दोलनी गति या काल्पनिक गति। यानी कि किसी कण या वस्तु की अपनी माध्य स्थिति की दोनों तरफ की गति को, दोनों तरफ की गति को काल्पनिक या दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। जैसे उदाहरण, घड़ी के पेंडुलम की गति। एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल है घड़ी के पेंडुलम की गति। ध्यान रहेगा। इसके बाद मैंने चौथा पॉइंट बताया था आपको, वृत्तीय गति। चौथा पॉइंट था हमारा
वृत्तीय गति, इसको इम्पोर्टेंट भी टिक करवाया था, सर्कुलर पाथ। इसको हम लोग अध्याय के अंत में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे गति में पॉइंट ऑब्जेक्ट की, बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में ही याद करना है, इसकी हिंदी बिल्कुल याद नहीं करनी है, इंग्लिश में ही इसको ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर होता क्या है और किस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। सभी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना। कुछ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, इस बात पर भी गौर करनी है। सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यानी कि द्रव्यमान उसकी गति द्वारा तय की गई दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो, ऐसे ऑब्जेक्ट ही क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ध्यान रहेगा, कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी उसके द्रव्यमान यानी कि मास की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। ध्यान रहेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास उसके तय की गई दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो। कहने का मतलब है मास को दूरी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल मिनिमाइज मारना है, क्या करना, बिल्कुल कम, यानी कि दूरी और जो मास है बस लेस देन क्या हो, डिस्टेंस हो। ध्यान रहेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे नंबर 1 पहली बात करते हैं एग्जाम्पल में, पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में, पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको 1 साल लग जाता है पूरा चक्कर लगाने में। यानी कि उसकी जो तय की गई दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, वो बहुत ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के मास यानी कि द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जब दूरी बहुत ज्यादा हो उसके द्रव्यमान की अपेक्षा, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ये बात हो गई नेचर की एग्जाम्पल की। एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जैसे राट का निवासी हूं, मैं यहां से इनकेस अगर जम्मू जाता हूं या कश्मीर जाता हूं बस के द्वारा, तो यहां से लेके जम्मू और कश्मीर की दूरी बहुत ज्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में बस का द्रव्यमान है बहुत कम, है कि नहीं भाई, बस का द्रव्यमान जो है वो बहुत कम है, तो दूरी बहुत ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में अगर यहां से लेके जम्मू और कश्मीर तक की गति बस की अगर मापी जाए तो हम बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का रूप, इसका प्रयोग कैसे करना है आगे जाके हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना बेहतर होता है, बहुत हमें सहूलियत देगा आपके प्रश्नों को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करने में। दूसरा एग्जांपल मैं और लिख देता हूं यहां, केस
रॉड से कोटा जाने पर बस द्वारा की गई यात्रा। इसमें देखिए बस को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर इसकी गति का हमें निर्धारण करने को दे दिया जाए कि भाई यहाँ से किस प्रकार ये चली, कब कितनी स्पीड में चली, कब कितने कम स्पीड में चली, कहाँ रुकी कहाँ नहीं रुकी, इन सब चीजों का निर्धारण करने के लिए अगर बात किया जाए तो हम बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सेम केस में पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी अगर एक चक्कर में, अब देखिए इसकी दूरी तय पता लगानी है तो पृथ्वी को भी हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, और मानने से बहुत सारे न्यूमेरिकल में हमें आसानी होगी, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, कम समय भी लगेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक चीज और है जिस इसको भी आपको इंग्लिश में ही याद करना है, ध्यान रहेगा। बात करते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी आप लोगों को इंग्लिश में ही याद करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखना। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी मैंने बताया, इसी से रिलेटेड आगे बात करूंगा मैं। ये कोई पॉइंट है एंड आल्सो ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रहेगा। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक, अगर यहां से कोई गाड़ी चलती है, ठीक, और ये थोड़े समय बाद कहां पहुंचती है, बी पर पहुंचती है। अगर इस सिचुएशन में हमें गति के निर्धारण करने को कह दिया जाए तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। भाई इनिशियल पॉइंट है हमारे पास, प्रारंभ यहां से बस चली है और गई कहां तक है, बी तक गई है, तो इन दोनों के बीच की गति का निर्धारण करना है ना हमें, तो आसानी से कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कह दिया जाए बस चली यहां से है, गई यहां है, लेकिन ये पता नहीं कहां से चली और कहां गई है, अगर ना इनिशियल पॉइंट पता हो ना लास्ट पॉइंट पता हो, हम लोग गति के निर्धारण नहीं पता कर पाएंगे, नहीं कर सकते। कैसे? जब हमें ये पता नहीं है कि जो यात्रा की गई वो कहां से की गई, और ये भी पता नहीं कि यात्रा कहां तक की गई, तो हम लोग किस बिंदु के अंतर्गत हम गति के निर्धारण करेंगे, ध्यान रहेगा। इसी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज किया जाता है कि अगर प्रारंभिक और अंतिम दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच ही गति होती है, और ये सारा जो बना हुआ है कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ये फ्रेम सा दिख रहा है, इसको हम एक दूसरे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। बस इस परिभाषा को केवल समझना है, डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो हम लिखवा देंगे। एक काम कीजिए, अभी लिख लीजिए। देखा, अभी मैंने बताया जिन पॉइंट ऑब्जेक्ट के मध्य हम गति का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब बात करते हैं सदिश व अदिश राशियों की, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। पहले बात करते हैं अदिश राशियों की। अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, ध्यान रहेगा। देखिए दो तरह की राशियां मिलेंगी हमें मोस्टली फिजिक्स में, एक तो वेक्टर, एक स्केलर, यानी कि एक सदिश और एक अदिश। सदिश और अदिश दोनों बहुत जरूरी है। दोनों राशियां आप लोग जान लें कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। इसका उपयोग भी अगर तो फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में जाएंगे, ये सब बिल्कुल वहां आपके काम आने वाला है, ध्यान रखना इसको। बात करते हैं हम लोग अदिश राशियों की। वे भौतिक राशियां
वे भौतिक राशियां, है ना, बहुत फिजिकल की क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए ये हो गई परिभाषा। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात की हमने, इनमें डायरेक्शन की बात नहीं की। परिमाण का मतलब होता है एक्यूरेट वैल्यू। जैसे हम कहते हैं यहां से गति, जो यहां से रामलीला की दूरी है वो 2 किलोमीटर है, ये बात हो गई। ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर जो है ये परिमाण हो गया किसका, डिस्टेंस का। ठीक, ध्यान रहेगा। परिमाण का मतलब एक्यूरेट वैल्यू, किसी भी चीज की अगर हम फिक्स डिजिट दे दें तो वो क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया। अब अदिश राशियों को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है प्रदर्शित करने के लिए। जो भी अदिश राशियां हैं अगर उनका केवल परिमाण हम बता दें कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू इतनी है तो वो राशि पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं। देखिए जैसे दूरी है भाई, यहां से की दूरी 183 किलोमीटर है। ठीक, तो ये दूरी 183 में काम हो गया, पता चल गया कि झांसी और मैं जहां हूं राट की दूरी कितनी, 183 किलोमीटर। तो हमारी चीज डिफाइन होगी, पर्याप्त, इससे आगे कुछ हमें जानना नहीं। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। मैं बात कर दूं जैसे मैं 61 kg का हूं, ये क्या हो गया, द्रव्यमान पूरी तरह से डिफाइन हो गया, पता चल गया मेरा वेट कितना है। इसके लिए कुछ और बताने की जरूरत है क्या। इसके बाद चाल भी क्या है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो ये क्या, चाल भी डिफाइन होगी पूरी तरह से केवल परिमाण। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, कार, ऊर्जा, ये सारी की सारी क्या हैं, अदिश राशियां हैं आदि। अब सबसे खास बात नोट में लिख लेंगे इसके बाद। अदिश राशियां जो होती हैं, इन राशियों को गणितीय नियमों द्वारा, यानी कि जो मैथमेटिकल एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट हैं, लॉस हैं, गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ध्यान रहेगा भाई, मैथमेटिकल से जैसे अगर केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं। मान लो किसी चीज का मैग्नीट्यूड 2 है और अन्य चीज का मैग्नीट्यूड 3 है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 हो गया, एडिशन हो गया, ये मैथमेटिकल हो गया। तो याद रखना कि फिजिकल जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो गणितीय नियमों का पालन करती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सदिश राशियों की। सदिश राशियां, देखिए डेफिनेशन वही है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इन राशियों में परिमाण प्लस डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता होगी। यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, विस्थापन को हटा दीजिएगा, बात कर लें संवेग की। संवेग, बल, त्वरण आदि। देखिए कैसे, मैं बात कर लूं बल की। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। मैंने कह दिया मैं 2 न्यूटन का बल लगाऊंगा,
लेकिन किस दिशा में लगाऊंगा ये नहीं बताया, तो बल अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्शन बदलने पर बल बदल जाएगा। अगर मैं इधर से बल लगा दूं तो ये नीचे की डायरेक्शन हो गई, यहाँ से बल लगा दूं ये ऊपर की तरफ बल लगा दिया मैंने, इस साइड से लगा दूं ये दाएं साइड हो गया, उस साइड लगा दूं ये बाएं साइड हो गया। तो कहने का मतलब किसी भी भौतिक राशियों को अगर डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़े तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं, इसमें भी एक नोट की, ये राशियां वेक्टर नियमों का पालन करती हैं, वेक्टर नियम। कहने का मतलब है ये जो राशियां हैं ये वेक्टर नियमों से जोड़ी या घटाई जाएंगी, ध्यान रखना इस बात। ये गणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब वेक्टर नियम कौन कौन से होते हैं ये अलग टॉपिक है, इसको हम लोग जरूरी नहीं है जानना, ध्यान रहेगा। अब एक नोट की बात करते हैं। एक ऐसी भी राशि है जिसमें डायरेक्शन तो है, देखो मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, सभी के पास होता है, ऐसी कोई राशि नहीं जिसमें मैग्नीट्यूड होना। अब ऐसी भी एक राशि है जिसमें डायरेक्शन भी है, वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा में दिशा होती है, लेकिन यह एक अदिश राशि है। भाई डायरेक्शन है तो अदिश क्यों है, ये बात भी आ गई, क्यों है अदिश, है कि नहीं? क्योंकि जो वेक्टर राशि है उनमें हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। इसमें डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन है तो भाई स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, क्योंकि ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती। वेक्टर नियमों का पालन नहीं करेगी जो राशि, वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि नहीं कहलाएगी। इसमें लिख लेंगे क्योंकि यह वेक्टर लॉस का पालन नहीं करती है। काफी अच्छी बात है ये, इसको भी नोट में लिख लेना है, नोट करते जाइए भाई। मैं ये जो सारा पढ़ा रहा हूँ आप लोग अपने नोट्स में नोट करते जाइए, ये बहुत काम आने वाला है। ये नहीं वीडियो देखा और हाँ आप लोगों का माइंड में सब छप गया, ये नहीं चलेगा, ये हो भी नहीं पाएगा, 2-4-10 दिन बाद आप भूल भी जाएंगे। इसलिए बेहतर है आप लोग किसी न किसी नोट में इसको नोट करते जाएं। इसके बाद आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें आगे अब मोशन के बारे में पढ़ेंगे।